नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज वासियों को करोड़ों की विकास योजना का तोहफा दिया है। साथ ही साहिबगंज की जनता से अपने बच्चों को खूब पढ़ाने की अपील भी की। ये रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज को सीएम हेमंत सोरेन ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। पटना के कुंवरपुर फुटबॉल ग्राउंड में लगे विकास मेले में मुख्यमंत्री ने बरहेट के ग्रामीणों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लेकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फूलो झानो योजना, बाबा साहब अंबेडकर आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जैसी कई योजना का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। इतिहास निकाल लीजिए, देश का बड़ा बड़ा नेता का बेटा लोग सब विदेश में पढ़ रहा है। खुद भी विदेश में पढ़ा और अपना बेटा लोग को विदेश में पढ़ा रहा है और यहाँ नेतागिरी करके बेवकूफ बनाता है लोगों को। लेकिन आज हमने ये योजना बनाया कि आज हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़ेगा जिस ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने झारखंड राज्य पर कब्जा किया, भारत देश पर कब्जा किया, सिद्धू कानू का हत्या किया। जिस सिद्धू कानू की हत्या हुई, आज उन्हीं स्कूलों में जाकर के हमारा आदिवासी दलित का बच्चा उनके साथ खड़ा होकर पढ़ रहा है। विकास मेले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5 लाभुक को 15,000 रुपए की संपत्ति दी गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 2 लाभुक को 60,000 का लाभ दिया गया, जबकि 107 सखी मंडल के बीच 2 करोड़ 58 लाख की सौगात दी गई। यही नहीं, फूलो झानो योजना के 7 लाभुक को 80,000 का चेक दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर आवास के 2 लाभुक को 2,40,000, बिरसा हरित ग्राम योजना के 5 लाभुक को 16,06,992 रुपए और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के 3 लाभुक को 45 लाख रुपए का चेक बांटा गया। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज की जनता से अपील की कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, सरकार उनके साथ है। आज शिक्षा को लेकर हम लोग रोज नए योजनाओं के साथ जमीन पे उतार रहे हैं। आज मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर काम करेगा। आज लड़का लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार दे रही है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। साहिबगंज में लगा ये विकास मेला साहिबगंज वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात लेकर आया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया कि वो दोबारा जल्द साहिबगंज आएंगे और एक बार फिर करोड़ों की विकास योजना का तोहफा देंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 साहिबगंज। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि बीते 3 साल में सरकार ने घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब ईडी जैसी जांच एजेंसी सबूत के साथ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिखती है तो सरकार कार्रवाई करने के बजाय घोटालेबाजों को बचाने में जुट जाती है। एजेंसी घोटालों को जैसे जैसे पकड़ रही है और वो राज्य सरकार से अनुरोध भी कर रही है, उसको लिखित में भी अखबारों में छपा है कई दफा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करिए जो लोग घोटाले, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल करते नहीं। यदि एक प्रकार से पूरा एजेंसी उनको पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ भी जब सरकार को देते हैं कि भाई इस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो गया और 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। सभी ईवीएम को पंचंबा के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अब 2 दिन बाद 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा। डुमरी के 373 बूथ पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग करीब 10 घंटे बाद शाम 5 बजे संपन्न हो गई। वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान कर्मचारियों ने विधिवत तरीके से सभी ईवीएम को सील किया और कड़ी सुरक्षा के बीच गिरिडीह के बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया।
जहां सुरक्षा बलों की पैनी निगरानी में अगले 2 दिन तक इन सभी ईवीएम को रखा जाएगा, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और डुमरी के 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। अब जो है मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ईवीएम खामोश हो चुका है और अब ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देख रहे हैं कि ये हम इस समय जो है आपको नावाडी में है, मध्य विद्यालय नावाडी में, जहां पर तकरीबन 71% मतदान हुआ है। कुल मतदाता 493 था, उसमें से टोटल वोट जो है 355 पड़ा है, जिसमें से पुरुष जो है 158 है 64% और महिला जो है 197 डुमरी के 1,54,452 पुरुष और 1,44,174 महिला मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाकर 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लॉक कर दिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 373 बूथ पर 1,640 मतदान दल और 52 सेक्टर ऑफिसर के साथ साथ बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया था। गिरिडीह जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा करते हुए सहयोग करने के लिए डुमरी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। काफ़ी अच्छा लोगों का टर्नआउट रहा और सभी सुरक्षा बलों, सभी पोलिंग पार्टीज के जो भी कंबाइंड एफर्ट्स से शांतिपूर्ण और काफ़ी निष्पक्ष ढंग से ये सारी प्रक्रिया हुई। हम लोग बाजार समिति जो है हमारा पचम्बा गिरिडीह शहर में, वहाँ पे लाने की प्रक्रिया की जा रही है। डी इंडक्शन हो रहा है और इसको भी प्रॉपर SOP के तहत में वहाँ पे लाया जाएगा और वहाँ पे सेंटर में रिसीव कराया जाएगा। हेमंत सरकार के कार्यकाल में डुमरी में हुए छठे उपचुनाव का फैसला 2 दिन बाद सामने आएगा। ऐसे में डुमरी के चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। डुमरी से संजय सिन्हा के साथ अजाज अहमद की रिपोर्ट। झारखंड के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री और डुमरी से जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी ने भारी मतों के साथ जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दिवंगत जगन्नाथ महतो के हर अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगी। चुनाव के मतदान का दौर अब खत्म हुआ, अब जीत के दावे का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जेएमएम की प्रत्याशी हैं बेबी देवी, जो कि मंत्री भी हैं। क्या जीत पक्की सुनिश्चित लग रही है आपको? हाँ, जीत पक्की है। पक्की है। किस आधार पर लगता है कि जीत पक्की? सब जनता है हमारे साथ। जनता आपके साथ है। तो जनता आपके साथ है, वो तो एनडीए की प्रत्याशी भी कह रही है कि जनता उनके साथ है। उसको से हमको मतलब नहीं, पार्टी जगह में है। पार्टी जगह में। अच्छा, ये बताइए कि डुमरी की जनता की जो उम्मीदें हैं, डुमरी की जनता शिक्षा मांग रही है, सड़क मांग रही है, बिजली मांग रही है, उन उम्मीदों को पूरा करेंगी आप? हाँ, अधूरा काम सब हम पूरा सपना पूरा करेंगे। मंत्री जी के अधूरा तमाम अधूरे काम को आप पूरा करेंगे। अच्छा, बोल रहे हैं कि ये जो कहते हैं कि लोग ये टाइगर का शहर माना जाता है, डुमरी के बारे में लोग कहते हैं, तो फिर आप खुद को क्या मानती हैं आप? शेरनी है, टाइगर की पत्नी। ये आप खुद बताइए। शेरनी है, सुनिए, शेरनी है, टाइगर की पत्नी है, इसलिए शेरनी है। 81 विधानसभा में डुमरी ऐसा विधानसभा है जो हमारे जगन्नाथ बाबू कोई रोड का बाकी नहीं रखे हैं, पुल नहीं रखे हैं। इस बार जो है ना, हमारा बेबी देवी खाली रिपेयरिंग का काम काज करेगी। जो यहाँ बेबी देवी मंत्री हैं, उनका भरोसा है, जीत का दावा है कि जीतने जा रही हैं। कार्यकर्ता बता रहे हैं कि ये टाइगर का इलाका था, अब इलाका शेरनी का होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। डुमरी उपचुनाव में आसू उम्मीदवार यशोदा देवी ने अपनी जीत का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि डुमरी पर 19 साल से चला रहा जेएमएम का कब्जा अब खत्म होगा और डुमरी में विकास की नई बयार बहेगी। में प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर एनडीए की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, हम उनसे बात करेंगे। मैं अभी सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करके मैं सभी लगभग बूथों में जाने के काम कर रही हूँ और सभी बूथों में मुझे विशेष रुझान देखने को मिल रहा है और मैं रुझान के तहत मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि मुझे इस बार विजय हासिल होने का। लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला जो माना जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी और जेएमएम प्रत्याशी आपके और बेबी देवी के बीच में, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि जहां भी हम जा रहे हैं लोग हमारे कह सकते हैं कि लग रहा है कि मुझे ही मतदान हो रहा है, लोग वोट कर रहे हैं।
जी सबको हमारा ये 6 ठो प्रत्याशी सभी ने अपना अपना जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम जो जीत के दावा कर रहे हैं वो दावा यहाँ पर जो 19 साल का जो कब्जा है हमारे यहाँ, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, जो भय से भयभीत रहते थे लोग, उसको मुक्त करने के लिए अबरी हमारे खुले सांस लेकर हमारे मतदाताओं ने खुलकर अबरी मतदान किए हैं। 19 साल से जो इस सीट पर जेएमएम का कब्जा है वो कब्जा अब आगे नहीं रहेगा। अब मतदाता जो हैं बदलाव के लिए तैयार हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 डुमरी। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जोरदार जीत की बात कही तो बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने भी गठबंधन की उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। बधाई देते हैं डुमरी की महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अब तक जो प्राप्त सूचना है सभी 373 बूथों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कतारबद्ध होकर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ दा को अपना श्रद्धा सुमन वोट के द्वारा अर्पण किया है। इस उपचुनाव में मैं जनता का हृदय की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित किया है और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, एक ऐतिहासिक मतदान करने का काम किया है और वर्तमान में जो राज्य की सरकार है उसके विरोध में जिस प्रकार से प्रचंड हवा वहां पर चली थी। धनबाद पुलिस ने 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की आतंक के खात्मे का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी संजीव कुमार ने दावा किया कि व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने से लेकर सलूजा मोटर्स और घराना ज्वेलर्स में फायरिंग करने में इन सभी अपराधियों का हाथ रहा है। एसएसपी ने बताया कि प्रिंस खान पैसे का लालच देकर युवाओं को अपने गैंग में शामिल करता है और उनके जरिए व्यवसायियों से रंगदारी वसूलता है। जो मना करते हैं उन पर फायरिंग करवाता है। इन अपराधियों के पास से पिस्टल, बाइक, कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। इन 5 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा है। आजाद आलम पूर्व में भी नन्हे हत्याकांड में जेल में गया था और जो पहला घटना जो सलूजा मोटर्स के आसपास जो गोली चली थी उसमें ये खुद इसने गोली चलाई थी और इसके साथ जुगनू अंसारी नाम का एक व्यक्ति था, वो लड़का था, वो भी पूर्व में वो शामिल किसी घटना में नहीं रहा है। इसी प्रकार जो दूसरी घटना थी जो घराना ज्वेलर्स में हुआ था उसमें विकास कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार महतो, इसके द्वारा उस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। फिर इसमें गोलू रवानी और शिवा प्रसाद के द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। तो इन 5 अपराध कर्मियों का अलग अलग रोल रहा है। हजारीबाग के परिषद भवन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के साथ 7 अन्य सदस्यों ने जनसुनवाई की। इस मौके पर मौजूद जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलको के अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक संतोष गुप्ता से उन्होंने जनता से मिली शिकायतों पर विस्तृत जानकारी ली। साथ ही पीडीएस और एमडीएम के अलावा पोषाहार से जुड़ी शिकायत व्हाट्सएप नंबर पर और वेबसाइट पर दर्ज कराने की अपील की। झारखंड के जो खाद्य आयोग के चेयरमैन हैं वो यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा यहाँ पे सदस्य भी पहुंचे और जो है अधिकारियों से विशेष जानकारी ली। मैंने अधिकारियों को यह कहा है कि अगर संभव नहीं है निष्पादन तो आप इस आशय की सूचना शिकायतकर्ता को जरूर दीजिए कि ताकि उसको ये जानकारी रह पाए कि हमारा अगर काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसकी एक प्रति आयोग को भी भेजिए ताकि आयोग को भी इस आशय की जानकारी रहे कि उनकी शिकायत का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है, और यदि निदान संभव है तो वो तत्काल किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अब आयोग को अद्यतन रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा और शिकायतों का तत्काल निष्पादन किया जाएगा। तमाम माध्यमों से मैं उस व्हाट्सएप नंबर को प्रचारित प्रसारित करा रहा हूं ताकि अब रांची आने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्स करने की जरूरत नहीं है।
प्रमाण के साथ वो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। तमाम जनता है उनसे भी इन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई शिकायतें हैं तो सीधे वो जो है व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर जो शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रांची कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बिल्डिंग तो चकाचक बन गई है, पर वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नामात्र की है। जाहिर है कि मरीजों का भगवान ही मालिक है। झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर दूर है ये नचियातू का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बाहर से तो अस्पताल की बिल्डिंग चकाचक लग रही है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में न बिजली है और न पीने का पानी। रात के अंधेरे में मजबूरन मोबाइल की फ्लैश लाइट में मरीजों का इलाज करना पड़ता है। बेड के नाम पर धूल से सना ये बिस्तर है जिसमें न गद्दा है और न चद्दर। हर तरफ धूल की चादर बिछी हुई है। कई जरूरी दवाइयां भी नदारद हैं। यहाँ कितने लोग आ जाए हैं? पेशेंट लोग अभी तो पहले ही आ रही है, तो आते ही नहीं है। तो क्यों बैठते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा वो झोला छाप के पास ही जाता। आप लोगों पर विश्वास नहीं है? सरकार का सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं करता है सर, क्या करें? विश्वास नहीं है लोगों के ऊपर। तो पैरासीटामोल है, उसके बाद में आयरन है, उसके बाद में अभी अगर हमको जल जाए चाय पीते पीते, मलहम के लिए क्या है? मलहम के लिए तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है। उस अस्पताल पर लोगों का विश्वास नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद ये सच कह रही हैं, आखिर विश्वास कैसे हो? अगर सरकारी अस्पताल इस तरह के होंगे तो कोई इलाज के लिए कैसे आ सकता है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये बेड है कहने को, लेकिन ना तो इस पर कोई कपड़ा है, न गद्दा है, न चादर है, न तकिया है। दीदी कुछ भी नहीं है सर। तकिया है, बेड सब है, लेकिन इस सब को थोड़ा सा धोएंगे। पानी का व्यवस्था ही नहीं चलते तो इसे तो क्या कर? हॉस्पिटल में पानी नहीं है। मोबाइल का टॉर्च से करते हैं। मोबाइल का टॉर्च से मेरा इलाज आप कर दीजिएगा सर। अगर मरीज आ जाएगा तो करना ही है, करेंगे। नचियातू की तरह ही सीटियों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर भी बेहद बदहाल है। मरीजों को नई जिंदगी देने वाला ये ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे बेकार पड़ा हुआ है। अस्पताल में कटने और जलने तक की मामूली दवा नदारद है सर। सारा ड्रेसिंग करते हैं, थोड़ा सा ऑइंटमेंट की जरूरत हो जाती है, कभी कभी लग जाता है मरीज, वो मेरे पास नहीं है सर। वो मैं चाहती हूँ कि अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। हम लोग को देखिए यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। बोरिंग है तो बोरिंग पहले ही हो गया था। हाँ, तो उसको हम लोग मतलब चाहते हैं कि यहाँ पहले पानी का सुविधा हो जाए। बेड पर आपको चादर भी दिख जाएगा। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये सेट क्यों नहीं है दीदी? ये सेट होना चाहिए सर। इसका ये स्टैंड मेरे पास नहीं है, इस वजह। बिना स्टैंड के कैसे कीजिएगा सर? कंसंट्रेटर का यूज करते हैं। कंसंट्रेटर तो हमेशा नहीं यूज कर सकते दीदी। ये आया है तो इसका स्टैंड होना चाहिए ना। हाँ सर, मिल जाएगा। बोले स्वास्थ्य केंद्र ही अपडेट नहीं होंगे, ऊपर से चकाचक दिखे, बहुत सारे ऐसे संदेश दिखें, लेकिन जब दवा और दर्द की दवा कोई ना मिले तब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ ये व्यवस्था दिखावा है, और दिखावे से कभी किसी का दर्द कम नहीं हो सकता। हाल के दिनों में कई हेल्थ एंड वेलनेस की बिल्डिंग तो जरूर बन गई है, पर वहां अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी बहाल नहीं हो सका है। ऐसे में मरीजों का भगवान ही मालिक है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड फंड में 258 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ये राशि साल 2022 से 23 के हैं। टाइड फंड के रूप में बहुत जल्द 374 करोड़ रुपया मिलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये जानकारी पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने दी है। उन्होंने कहा है कि दूसरे किश्त की राशि का 50% राशि खर्च होने पर 2023 से 24 की राशि मिल पाएगी। झारखंड में पेसा कानून लागू होने पर इसके अधीन आने वाले पंचायत को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिल पाएगी। पेसा नियमावली राज्य में बनकर तैयार है। बहुत जल्द इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की 22-23 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट की भी अनटाइड ग्रांट आ चुकी है, लगभग 258 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 23-24
जी, पहले जो अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है, अनटाइड आई है, टाइड भी आने वाली है, तो इनका 50% पहले जब खर्च होगा उसके बाद ही 23-24 की राशि मिलेगी। जहां नकली आरटीओ अधिकारी बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे 3 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लोग आरटीओ अधिकारी और सुंदरगढ़ डीसी बनकर वाहन चालकों को रोकते हुए कागजात जांच कर रहे थे और उनसे अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इसकी सूचना ठेठई टांगर थाना प्रभारी को मिली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर नकली आरटीओ अधिकारी बने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।